नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक व्यक्ति जो है बीईएमएस का कोर्स करता है और होम्योपैथी का डॉक्टर बन जाता है और अपने ही गांव के आसपास ही वो सेवा देना शुरू करता है। लेकिन उसका डॉक्टरी जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा होता है, उसके पास ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे उस डॉक्टर की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब होने लगती है और स्थिति ये आ जाती है कि वो जो है अपनी घर के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर के ही सामान को बेचना शुरू करता है। और एक दिन आता है कि वह अपने साइकिल को ले जाकर बाज़ार में बेचता है और उसको उसके बदले जो है 162 रुपये मिलते हैं। चूँकि उस वक़्त जो है नई साइकिल का कीमत 300 रुपया के आसपास हुआ करता था। अब वो पैसे लेकर घर आता है, लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद जो है उसके घर पर एक रेड पड़ता है और जिसमें उसके घर से 4600 रुपये कैश बरामद होते हैं और उसके घर से बहुत सारे सोने और जो है चांदी के गहने और जेवरात भी बरामद होते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपके पास ये पैसे और ये जेवरात कहाँ से आए हैं, तब वो शख्स जो है इस बात का जवाब नहीं दे पाता है और उसके बाद ये 9 कत्ल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर ये शख्स कौन है जो होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर बना था और उसका आर्थिक स्थिति खराब हो रहा था, और आखिर कौन से ऐसे 9 शख्स हैं जिसका जो है इसके बाद कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है ग्वालियर, वहीं का एक छोटा बस्ती होता है, वहीं का है। चूँकि उस बस्ती में जो है कुछ दिनों से दुर्गंध आ रहा था और लोग उस दुर्गंध से जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं और लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है। जब लोगों ने इस दुर्गंध के बारे में पता करने की कोशिश की, तब पता चला कि ये घर है जिस पे बाहर से ताला लगा हुआ है और उसी घर से ये दुर्गंध आ रहा है। अब लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है कि इनके घर पर कुछ जानवर होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो मर गई होगी और उसके बाद उसी का जो है डेड बॉडी का दुर्गंध जो है हम लोग के पास आ रहा है। लेकिन लोग कुछ कर नहीं सकते थे, चूँकि वो घर का दरवाज़ा जो था बंद था बाहर से। तब एक लोग होते हैं, गांव के भी एक बुद्धिजीवी लोग होते हैं और वो जाते हैं और प्रशासन को सूचना देते हैं। उसके बाद प्रशासन आती है और जब लोगों के सामने उस घर के दरवाजे को खोला जाता है और लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर के दृश्य को देखकर लोग चौंक जाते हैं, दंग रह जाते हैं। उस घर के अंदर जो है 9 लोगों का लाश पड़ा हुआ था। एक राम स्वरूप और उनकी पत्नी जो है भगवती बाई, इनकी लाश थी, और इनके पिता जो है मूलचंद और इनकी जो है माता जी गोविंद वाई, इनकी जो है लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। और इनके 5 बच्चे, 2 बेटे और जो है 3 बेटियाँ। यानी एक बेटा का नाम जो है राम बाबू, जिसका उम्र जो है 16 वर्ष के आसपास था। एक बेटा घनश्याम, जिसका उम्र जो है लगभग 10 वर्ष के आसपास था। और 3 बेटियाँ बिमला, हेमलता और जो है शिमला। ये सभी का जो है लाश उस घर में पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रशासन और गांव के आसपास के लोग ये सभी चीज़ देख करके काफ़ी दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर घर के बाहर से जो ताला लगा है और उसके बावजूद जो है घर के अंदर ये लाश पड़ा हुआ है, ये आखिर कैसे हुआ। प्रशासन सबसे पहले उस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है बताया जाता है कि इन सभी का कत्ल जो है एक धारदार हथियार से मारने की वजह से हुआ है। अब प्रशासन के पास सबसे बड़ा चुनौती ये था कि आखिर इसके कत्ल के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, आखिर इसके असली कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। अब प्रशासन जो है, जो राम स्वरूप थे, इनके आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। जो इनके नज़दीक के लोग थे उनसे बातचीत करना शुरू करती है। तब प्रशासन को जानकारी मिलता है कि जो राम स्वरूप था वो जो है कुछ दिनों से बाइक खरीदने के चक्कर में था। वो चाहता था कि हम बाइक खरीदें और इसके लिए जो है वो पैसे की जुगाड़ कर रहा था और जितने भी पैसे उसके सेविंग्स में पड़े थे अलग अलग फंड में, या कहें जो सैलरी आ रहा था, वो सभी को जो है इकट्ठा करके
उतना पैसा पुराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो बाइक खरीद सके। तभी एक बात का और पता चलता है कि राम स्वरूप का एक दोस्त है सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा, और ये होम्योपैथी डॉक्टर है। लेकिन इसका काम जो है अच्छा नहीं चल रहा होता है, और इसकी आर्थिक तंगी के वजह से इसके घर के सामान जो है लगातार बिकने लगते हैं, और ये हाल ही में एक साइकिल को जो है 162 रुपये में बेचा था। और जब प्रशासन को ये बात पता चला तो प्रशासन जो है सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा से भी पूछताछ करती है, और ये जो है इनसे भी जानकारी जुटाने का प्रयास करती है। लेकिन सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता है। तभी कुछ लोग जो है ये बताते हैं कि जिस दिन इन लोगों का जो है कत्ल हुआ था, उसके कुछ दिन पहले जो है सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा जो है उसके घर के आगे रात के 8 बजे और 10 बजे के आसपास देखा गया था। उसके बाद प्रशासन को थोड़ा सा डाउट होता है कि हो न हो सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा ही जो है इसका असली कातिल है। अब सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा से जो है पूछताछ और बारीकी से की जाती है। तब सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा जो है कुछ बातें को जो है छिपाना शुरू करता है, लेकिन प्रशासन को अब डाउट हो चुका था कि हो न हो सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा ही इस कत्ल के पीछे यानी इसी का हाथ हो। अब जब प्रशासन और बारीकी से और अपने तरफ से जो है यानी जिस हिसाब से प्रशासन काम करती है उस हिसाब से जब पूछताछ करना शुरू करती है, तब सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा जो है सच बताना शुरू करता है, और ये बताता है कि हाँ जो है हमने ही अपने दोस्त का जो है कत्ल किया है। और वो कत्ल इस वजह से किया था चूँकि हमारा जो काम जो था वो सही से नहीं चल रहा था, और जिसके वजह से मेरे घर का जो है पूरा सामान बिकते जा रहा था। और उसी बीच जब हम और अपने दोस्त जो कि राम स्वरूप है उसके साथ जो है बैठकर 4 जुलाई और 5 जुलाई के बीच जब दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, उसी बीच इसका दोस्त राम स्वरूप कहता है कि हमको एक जो है बाइक खरीदनी है, और इसी के लिए जो है पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। और इसको लगता है कि हम जो है आर्थिक तंगी में जी रहे हैं और मेरा दोस्त जो है बाइक खरीदने जा रहा है, और उसके बाद इसके मन में जो है लालच आता है और जो अपने दोस्त को जो ही कत्ल कर देता है। चूँकि ये शराब की नशे में था ही, ये कुल्हाड़ी से इस पर वार करता है, और जब ये चीखना शुरू करता है तो इसकी वाइफ जो है बीच बचाव के लिए आती है। उसके बाद इसकी पत्नी को जो है वो मारता है। उसके बाद बच्चे आते हैं और बारी बारी से करके वो घर के सभी सदस्यों को मार डालता है। और जब प्रशासन को ये बात की जानकारी होती है उसके बाद इस पर एफआईआर की जाती है, इसको कोर्ट ले जाया जाता है, और वहाँ पर जब अदालत में पेशी होता है तब निचली अदालत के द्वारा जो है ये फैसला सुनाया जाता है कि इसको जो है मौत की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। और जब यही बात जो है ऊपरी अदालत में जाती है तब वहाँ पर भी फैसला को बरकरार रखा जाता है। तो दोस्तों यही पूरी कहानी था, जहाँ पर कि एक जिगरी दोस्त अपने ही दोस्त का जो है कत्ल कर देता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।